Okay, so good evening. Welcome to the first lecture of lines and angles. Okay, तो पिछला चैप्टर हम लोगों ने जो कवर किया था यूक्लिड्स ज्योमेट्री और उसमें ज्योमेट्री कहाँ से आई और यूक्लिड्स का क्या रोल रहा ज्योमेट्री में, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने स्टडी किया। ठीक है, तो आज ज्योमेट्री में नया चैप्टर स्टार्ट करा लाइंस एंड एंगल्स, और इसको देखते हैं इसके क्या पर्सपेक्टिव है और क्या चीज़ हमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे लाइन सेगमेंट किसको बोलेंगे और क्या क्या उनका मतलब होता है, ताकि हम इन्हीं चीज को आगे यूज करेंगे और समझेंगे, तो वो पॉइंट्स हमें क्लियर होने चाहिए। तो देखो, लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं? लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, यानी वो लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो कैसे डिनोट किया जाता है? जब एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं ए, यहाँ पे लिखते हैं बी। ये ए और बी क्या डिनोट कर रहे हैं? ये एंड पॉइंट्स को डिनोट कर रहे हैं। ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और इसको जब लिखते हैं तो कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइक दिस। इसी तरीके से रे किसको कहते हैं? अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, यानी उसका एक एंड पॉइंट होता है बस, दैट इज ए, ये, और ये बी है। जाहिर सी बात है दूसरा एन अनएंडिंग है, वो कंटिन्यू कर रहा है आगे। तो रे कैसे डिनोट किया जाएगा? दैट विल बी ए बी, और उसके ऊपर रे का एक साइन ये। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? ठीक है, एंड अ लाइन इज डिनोटेड बाय दिस, दैट इज ए बी अनएंडिंग। क्योंकि लाइन जो है वो लाइन सेगमेंट है, सेगमेंट मींस पार्ट, तो ऑब्वियसली वो लाइन का एक पार्ट है, तो जिसके दो एंड पॉइंट्स होंगे। लेकिन अगर हम ए बी को देखें तो इसके दोनों अनएंडिंग पॉइंट्स, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करें। लेकिन आगे कह रहे वी विल नॉट यूज दिस सिंबल्स एंड विल डिनोट द लाइन सेगमेंट ए बी, रे ए बी, लेंथ ए बी, लाइन ए बी बाय द सेम सिंबल ए बी। यानी हम इसको अलग अलग नहीं शो करेंगे यहाँ पे कि हम लाइन सेगमेंट ए बी को ऐसे शो करें, लाइन को हम ऐसे शो करें, रे को हम ऐसे शो करें, ऐसे नहीं करेंगे। हम सबको एक ही सिंबल ए बी से शो करेंगे, और कुछ में तो हम स्मॉल लेटर्स को भी यूज करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स उनको कहते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, यानी वो सारे पॉइंट्स जो एक लाइन पे देर लाई ऑन द सेम लाइन। और नॉन कोलिनियर उसको बोलेंगे जो सेम लाइन पे फॉलो, मतलब लाई नहीं करते, तो वो क्या कहलाएंगे? दैट विल बी द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट आते हैं एंगल। तो when two rays originate from the same end point, एक एंड पॉइंट है, यहां से एक रे जा रही है और यहां से एक रे जा रही है। ठीक है, मान लो ये ए बी रे है और ये ए सी रे है, दोनों रेज का एंड पॉइंट कॉमन है, सेम है। ठीक है, तो ये जो बन रहा है दैट इज व्हाट द एंगल। वो जो एरिया स्वीप कर रहा है पूरा ये दोनों रेज, इसको हम क्या बोलेंगे? मतलब वो जो रीजन स्वीप कर रहा है दैट इज एंगल। और ये जो रेज होती हैं इनकी एंगल की, उनको हम क्या बोलते हैं? आर्म्स। और जो ये एंड पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। दैट इज कॉल्ड व्हाट? द वर्टेक्स। तो उसी बेसिस पे हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ा। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? यस, व्हाट आर एक्यूट एंगल्स? Yeah, means 0 degree to 90 degree, sorry, less than 90 डिग्री। 0 डिग्री हो से ज्यादा, 90 डिग्री से कम, वो एक्यूट एंगल्स हो।
द राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल मींस 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। ठीक है, तो जैसे नीचे यहां पे दिखाया गया ऑब्ट्यूज एंगल, देखिए राइट एंगल, एक्यूट एंगल यहां पे मिट गया है, ओके, एक्स। तो देखो यहां पे 0 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम, इसी तरीके से 180 डिग्री से ज्यादा, 360 डिग्री से कम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं। तो इन्हीं लाइंस और एंगल्स को यूज करके, इनकी प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करने वाले। ठीक है, so an acute angle measures between 0 and 90 degree whereas right angle is exactly equal to 90 degree, obtuse angle, और इसके बारे में पता किया। फिर आगे बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री होगा, जैसे 20 डिग्री और 160 डिग्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें किसकी, एडजेसेंट एंगल्स की। तो एडजेसेंट किसको कहते हैं, एक तरह से समझो मिला हुआ। तो यहां पे क्या होगा, देखो अब ये दो रेज का एक कॉमन एंड पॉइंट है, इसी तरह यहां पे ये दो रेज का कॉमन एंड पॉइंट है। तो यहां पे ये पता चल रहा है कि ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं इनका एक कॉमन एंड पॉइंट है, वर्टेक्स है। तो दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स तब बोलेंगे जब उन दोनों एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स होगा। अब जैसे यहां पे मैंने एक एंगल बनाया और यहां पे एंगल बना दिया, हम कह रहे कि भाई दोनों एडजेसेंट है, आंसर इज नो। हम कहेंगे भाई दोनों बराबर में तो है। बात समझ में आ रही? तो बराबर का मतलब क्या हो गया कि जब दोनों एंगल्स का वर्टेक्स कॉमन है तो वो दो एंगल्स क्या कहलाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज एडजेसेंट एंगल्स। उनको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, if the non-common arcs BA and BC in figure 6.2 form a line, then it will look like figure 6.3 in this case, like this. तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किनको बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वो एडजेसेंट एंगल्स होंगे। देखो एक है सप्लीमेंट्री, बहुत ध्यान से समझना, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो कोई से दो एंगल, चाहे वो मिले हो चाहे वो अलग अलग हो, उन दो एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री आ रहा है, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन दो एडजेसेंट एंगल्स, अब देखो अब यहां पे ये एक एंगल है, ये एक एंगल, अब ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है क्योंकि इनका वर्टेक्स कॉमन है। तो जब दो एडजेसेंट एंगल्स इनका सम 180 डिग्री होगा तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। डिफरेंस समझ में आ रहा है? लीनियर पेयर मतलब कि अब ये नहीं है कि यहां पे ये एक एंगल है 60 डिग्री और यहां पे ये एंगल है 120 डिग्री, अब इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो ये सप्लीमेंट्री है। लेकिन लीनियर पेयर नहीं है। बात समझ में आ रही है? सप्लीमेंट्री है लेकिन लीनियर पेयर नहीं है। तो जब दो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होगा
तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर। सप्लीमेंट्री तो है ही, साथ साथ लीनियर पेयर भी है। और लीनियर पेयर में जो नॉन कॉमन आर्म होता है, ये नॉन कॉमन आर्म कहलाता है। ये वाला कॉमन आर्म कहलाएगा दोनों एंगल्स का। ये क्या कहलाएगा? कॉमन आर्म। और ये क्या कहलाएगा? नॉन कॉमन आर्म। तो जब नॉन कॉमन आर्म क्या बनाए? एक स्ट्रेट लाइन। तो वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट, जब दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करें। याद रखो, एक मैं ऐसे बना रहा हूं और एक मैं ऐसे बना रहा हूं। अब देखो यहां पे ये दो डिफरेंट कंप्लीट स्ट्रेट लाइंस हैं, एम और एल। यहां पे ये वाली लाइन जो है क्रॉस कर रही है, ये स्ट्रेट है। यहां पे अगर आप इसको देखो तो ये स्ट्रेट नहीं है, यहां से ये बेंड कर जा रही। तो अब यहां पे जो ये अपोजिट एंगल कहलाएंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। लेकिन यहां पे ये जो दो एंगल्स हैं, ये वर्टिकली अपोजिट नहीं कहलाएंगे। फर्क समझ में आ रहा है? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सिचुएशन हमें मिलती है क्वेश्चन में। तो स्ट्रेट लाइंस जब इंटरसेक्ट करेंगे, देन जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, इनका क्या होगा कि दे विल बी इक्वल। ये आपस में क्या होंगे? इक्वल। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। मिसाल दे रहा हूं, हालांकि ये पूरे का सम 180 होगा तो ये 120 होना चाहिए लॉजिकली। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, अगर आप गौर से देखो, देखो मैं इसको मिटा दूं तो ये देखो, ये लीनियर पेयर वाली सिचुएशन मिल गई। तो इसका मतलब एक लाइन पे एक साइड पे क्या बन रहा है? स्ट्रेट एंगल बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, अब आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जिसमें दो लाइंस जिनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट हो। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस वो दो लाइंस जिनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट ना हो। अगर वो पैरेलल है तो फिर उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी? दैट विल बी सेम, इक्वल होगी। अब आते हैं नेक्स्ट, पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, जैसे लीनियर पेयर अभी मैंने बताया कि वो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होगा और वो उनके नॉन कॉमन आर्म्स स्ट्रेट लाइन बना रहे होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एक्सियोम 6.1 क्या कह रहा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के लिए? देखो, इफ अ रे, ये था, ऐसे था, और यहां पे ये ऐसे रे थी। ठीक है, तो कह रहे इफ अ रे, इसकी बात हो रही, स्टैंड्स ऑन अ लाइन, इस लाइन पे एक रे अगर लाइन पे ऐसे स्टैंड कर रही है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। वही चीज कि अगर एक रे एक स्ट्रेट लाइन पे स्टैंड कर रही है तो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। और जब सम 180 डिग्री होगा, देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। बात समझ में आ रही है? तो आप बेटा, आप कल कहां पे थे? आपने ज्वाइन नहीं किया था कल एक्स्ट्रा क्लास? घूमने गए थे? कितना इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पढ़ा कल? अच्छा, ओके,
हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई। तो जब एक स्ट्रेट लाइन पर रे स्टैंड करती है तो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। दैट इज एक्सियोम 6.1। और यू नो दैट एक्सियोम को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट आपको एडजेसेंट एंगल्स दिखाए गए। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सियोम 6.2 क्या बोल रहा है? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। पहले क्या था? अगर एक रे स्टैंड कर रही है स्ट्रेट लाइन पे तो दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ये एक्सियोम 6.1 है। 6.2 उसका रिवर्स है। क्या बोल रहा है? अगर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री है, यानी इन दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे, अभी मैंने बताया था नॉन कॉमन आर्म्स ये दोनों है, यानी दोनों एंगल्स के बीच में नॉन कॉमन आर्म्स, द नॉन कॉमन आर्म्स विल फॉर्म अ लाइन। और इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रॉम अबव रीजंस, दैट इज ऑब्वियस रीजंस, that what we have discussed, these two axioms, axiom 6.1 and 6.2 are called linear pair axiom। अब देखो, यहां से बात समझो। क्या बोल रहा है? अगर 180 डिग्री अगर एंगल है एडजेसेंट एंगल्स का सम, तो वो क्या बना रहा है? नॉन कॉमन आर्म्स लाइन। तो अगर किसी को आपको लाइन प्रूफ करना है कि प्रूव दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो देखो आपको एडजेसेंट एंगल्स को 180 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली स्ट्रेट लाइन प्रूफ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर किसी को आपको ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट एक्स वाई जेड इज फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन, तो वहां पे आप एडजेसेंट एंगल्स को 180 डिग्री प्रूफ कर दो, तो ऑटोमेटिकली वो लाइन बन जाएगी अकॉर्डिंग टू एक्सियोम 6.2। कोई डाउट यहां तक? नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज थ्योरम 6.1। अब क्या बोल रहा है? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये थ्योरम है। थ्योरम मतलब एक्सियोम्स को यूज करके स्टेटमेंट्स, तो जाहिर सी बात है कि थ्योरम है, इट विल नीड अ प्रूफ। ठीक है। प्रूफ हमें क्या करना है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमें प्रूफ करना। ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अब देखो, अब इसको प्रूफ करने के लिए गौर से देखो यहां पे क्या है, लीनियर पेयर एक्सियोम। तो देखो एक्सियोम को यूज किया जा रहा है उसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, लीनियर पेयर एक्सियोम को यूज किया जा रहा है उसको प्रूफ करने के लिए। अच्छा, सेक्शन 5.2 एक्सियोम 3। अच्छा, वहां पे यूक्लिड ज्योमेट्री के लिए बोल रहा है। अच्छा, यूक्लिड ज्योमेट्री में एक्सियोम 3 क्या था, कुछ याद है? एक्सियोम 3 ऑफ सेक्शन 5.2। देखो, इसके प्रूफ पे आते हैं, तब आपको समझ में आ जाए। अब हमने दो इंटरसेक्टिंग लाइंस ले ली।
ठीक है, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन, ठीक है। ओके, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4, ठीक है। दिस इज ए ओ बी सी एंड डी, ठीक है। अब देखो गिवन क्या, देखो प्रूफ कैसे किया जाता है। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन, क्या गिवन इंफॉर्मेशन है? ए सी एंड बी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, सिर्फ यही इंफॉर्मेशन दी हुई है। नेक्स्ट क्या लिखते हैं? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? प्रूव हमें ये करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन अगर जरूरत है प्रूफ करने के लिए, कुछ आपको बनाने की जरूरत है वहां पे, अगर, क्योंकि देखो आप जब प्रूफ कोई भी चीज करते हो तो जो नोन थ्योरम्स होते हैं या नोन स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हीं को यूज करके तो आप प्रूफ करते हैं। तो अगर आप उसको यूज करना है, वो कंडीशन वहां नहीं दिख रही है, तो उस कंडीशन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन आपके बेसिक क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं डालता है, तो यहां पे कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। यहां पे लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम हम यूज करेंगे। तो सीधा आते हैं प्रूफ पे। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर आप इसको कंसीडर करो, बी डी एंड ए ओ मीन्स सिंस बी डी इज अ लाइन एंड ए ओ इज द रे, क्योंकि जब आप कोई भी एक्सियोम या कुछ यूज करने जाते हैं तो क्योंकि आप यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो कंडीशन वहां पे दिख रही है, तो वो कंडीशन आपको मेंशन करनी पड़ती है। सो एओ इज द रे स्टैंड्स ऑन इट, सो देयरफॉर आप देखो बीडी एक लाइन है और एओ स्टैंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 1 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे आगे लिख देंगे बाय लीनियर पेयर एक्सियोम। दोनों तरीके हैं, जैसे एनसीईआरटी में वैसे भी। बात समझ में आ रही है? इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलरली अब देखो एंगल 4 प्लस 1, एंगल 1 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर एक्सियोम से हमने प्रूफ कर दिया। अब ये वाली लाइन, सिमिलरली AC इज अ लाइन एंड OB is the ray stands on it. So by linear pair axiom क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल 1 और एंगल 3 का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखो यहां पे हमें वो दो लेना है जहां पे एंगल्स कॉमन हो, क्योंकि देखो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर प्रूफ करना है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर प्रूफ करना है। देखिए अब 1 और 2 का देखो RHS क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यहां भी 180 डिग्री 180 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 we get, क्या हो जाएगा, दोनों का RHS 180 है, तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 कैंसिल, दैट मींस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ये प्रूफ कर दिया। एंड सिमिलरली एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल, बात समझ में आ गई? तो यहां पे हमने लीनियर पेयर एक्सियोम को यूज किया प्रूफ करने के लिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ओके, कोई डाउट इसमें जरा सा भी तो मुझे बताओ, अच्छे से देख लो।
आगे बढ़ा जाए। अब देखो एग्जाम्पल 1, अब जो कुछ अभी तक पढ़ा अब वो सारी नॉलेज के बेस पे आपको यहां पे दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इन फिगर 6.9, लाइंस पी क्यू एंड आर एस, देखो पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, और कह रहा है अगर पी ओ आर और आर ओ क्यू का जो रेशियो है वो 5:7 है, मतलब ये अगर 5x है तो ये 7x है। ठीक है, तो कह रहा फाइंड ऑल द एंगल्स, तो जाहिर सी बात है अगर आप ये एंगल निकाल लोगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तो क्यों ये एंगल इक्वल है उस रीजन को ब्रैकेट में जरूर मेंशन किया जाता है। देखो जैसे एंगल पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू 180 डिग्री लिखा, क्यों है भाई, तो देखो ब्रैकेट में लिख रहे हैं सिंस लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। बात समझ में आ रही। ठीक है, तो अब यहां पे एग्जाम्पल 1 को अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली एंगल आपने मेंशन किया हुआ है, अब यहां पे मेंशन कर सकते हो एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 5x, या ऐसे मेंशन कर सकते हो एंड एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7x। नाउ एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री सिंस लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, तो ये हो गया 5x और ये हो गया 7x, दैट इज 180 डिग्री, तो ये हो गया 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 180 डिग्री बाई 12, सो 12 वन 12, 12 5 60, तो x की वैल्यू आ गई क्या 15 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 15। तो नाउ अब देखो, अब हमें सारे एंगल्स निकाल लें, तो एंगल पी ओ आर विल बी इक्वल टू एंगल, यहीं पे मेंशन कर दो एंगल एस ओ क्यू which will be equal to 5x। रीजन यहां पे लिख दो सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो 5 इंटू 15, तो दैट विल गिव यू व्हाट 75 डिग्री। और सिमिलरली आप इसके लिए लिख दो। अब देखो सेकंड वाला एंगल आप चाहे तो लीनियर पेयर एक्सियोम से निकाल लो 180 डिग्री माइनस करके, या फिर 7x को पुट कर दो। तो एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू विल बी इक्वल टू पी ओ एस which will be equal to 7x since vertically opposite angles। 7 इंटू 15 डिग्री कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो एक ही लाइन से आपका पर्पस सॉल्व हो गया, आपको बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई डाउट इस एग्जाम्पल में। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है, दिस इज अ फिगर सो लेट अस ड्रॉ इट। पी ओ क्यू है, ठीक है, फिर उसके बाद रे है, के बाद ओ, के बाद, ठीक है, तो ये हो गया
ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। दिस इज पी ओ क्यू एंड आर एस टी, आर एस एंड टी। ये कंडीशन क्या बोल रहे हैं? अब देखो, रे ओ एस स्टैंड्स ऑन पी क्यू, यानी ये जो रे ओ एस है ये पी ओ क्यू पे खड़ी है, ओके। और रे ओ आर एंड रे ओ टी, ये जो ओ आर है और ये जो ओ टी है, ये बाइसेक्ट करे, यानी इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो कह रहा है अगर पी ओ एस एक्स है, ये पूरा यहां से लेकर, मतलब ये पूरा, ये अगर x है तो ऑब्वियसली ये x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड आर ओ टी, आर ओ टी हमें एंगल निकालना है, यानी ये वाला, दिस वन, ठीक है। अब देखो, आर ओ टी एंगल हमें निकालना है, तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन उसको लिखते हैं। क्या क्या गिवन है? एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस। अब यहां पे कुछ हमें फाइंड आउट करना है, कुछ प्रूफ तो करना नहीं है, ठीक है। तो फाइंड आउट करना है तो हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और क्या गिवन है? एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू एंगल टी ओ क्यू, ठीक है। एंगल पी ओ एस जो है वो एक्स है, ये पूरा एक्स है। हमें फाइंड क्या करना है? एंगल आर ओ टी हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो पी ओ एस अगर x है तो ये x/2 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नाउ इफ एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू x, देन एंगल एस ओ क्यू, ये जो पूरा है, क्योंकि देखो अगर आपको आर ओ टी निकालना है तो आर ओ टी में देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ऐड हो रहा है, ये वाला एंगल इसका हाफ है, ये वाला एंगल इसका हाफ है। तो ये मानो, ये बहुत ध्यान से जवाब देना इसका, अगर ये एस ओ पी पूरा एक्स है तो ये बताओ एस ओ क्यू क्या होगा? एस ओ क्यू 180 डिग्री माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखो इसका हाफ तो हमें पता चल गया एक्स, यहां पे ये हाफ हमें चाहिए, तभी तो दोनों का सम आएगा। तो एस ओ क्यू 180 डिग्री माइनस एक्स होगा या नहीं होगा? बहुत ध्यान से देखो, बताओ, ये एस है, क्यों भाई? काप जुवेरिया, हाँ बताइए। मैंने कहा कि ये पी ओ एस एक्स दिया हुआ है, ये पूरा एंगल, ये एक्स है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, तो ये यहां से यहां तक 180 डिग्री माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? हाँ, ठीक है, लीनियर पेयर से। तो ये चीज हमें पता चली। अब देखो नाउ, बहुत ध्यान से देखना, आर ओ टी हमें निकालना है। तो आर ओ टी क्या हो जाएगा? एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी, इन दोनों का सम होगा। एंगल आर ओ एस क्या होगा? एंगल आर ओ एस एंगल पी ओ एस का हाफ होगा, क्योंकि गिवन है। और एंगल एस ओ टी एंगल एस ओ क्यू का हाफ होगा। ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस गिवन, क्योंकि बोल रहे हैं ना कि ओ आर और ओ टी बाइसेक्टर है, एंगल को हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो एंगल पी ओ एस क्या है? एक्स, देखो पी ओ एस क्या है? एक्स/2
और एंगल एस ओ क्यू अभी आपने निकाला है 180 डिग्री माइनस एक्स बाई 2। देखो क्या हो जाएगा x बाई 2। अब ये जो 2 है दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये आ जाएगा 180 डिग्री बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। भाई एलसीएम में आ रहा है तो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो देखो प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 कैंसिल, 2 9 80, तो ये आ गया एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। ओके ओके चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब देखो एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल 3 उस क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, उन टाइप ऑफ क्वेश्चन का एग्जाम्पल है जहां पे अपने एक्सियोम्स या थ्योरम प्रूफ करने के लिए, मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थ्योरम या एक्सियोम की कंडीशन डायरेक्ट नहीं मिलती है, तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है लेट अस ड्रॉ फर्स्ट। ओके यहां पे कह रहा है पी ओ एस आर क्यू, पी ओ एस आर क्यू। क्वेश्चन भी कह रहा है ओपी ओ क्यू आर ओ एस आर 4 रेज, ये 4 रेज है जैसा कि हमें दिख रहा है, नो डाउट इन इट। कह रहा प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू प्लस क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस प्लस पी ओ एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो मैंने बताया था प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखते हैं। व्हाट इज गिवन इंफॉर्मेशन? ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर 4 rays. What we have to prove? ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब एक पॉइंट पे, ये भी हमारा एक मतलब यहां से इन्फ्रेंस निकलना है कि एक पॉइंट पे चारों तरफ का एंगल 360 डिग्री होता है, ये भी प्रूफ हो रहा है यहां से। तो अगर आपको ये आता है प्रूव दैट द एंगल अराउंड अ पॉइंट इज ऑफ 360 डिग्री, तो आप इसी तरीके से प्रूफ करते हो। अब देखो यहां पे आपके पास एंगल्स हैं लेकिन कोई भी दो स्ट्रेट लाइन क्रॉस करती हुई नहीं दिख रही है, तो ना आप वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा सकते हो ना आप लीनियर। भाई लीनियर पेयर एक्सियोम के लिए कम से कम एक स्ट्रेट लाइन और एक रे चाहिए, यस और नो? और एक स्ट्रेट यानी लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है, तो दूसरी तरफ भी अगर रे है तो 180 डिग्री, तो देखो दोनों का सम 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये लगाने के लिए कम से कम आपको एक लाइन और उसके ऊपर एक रे चाहिए, यस और नो? तो अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। क्योंकि जो हम एक्सियोम लगाने वाले हैं उसकी कंडीशन यहां पे मिल ही नहीं रही है, तो उस कंडीशन को हम क्या करेंगे, हम
कंस्ट्रक्ट करेंगे और वो कंस्ट्रक्शन हमारे बेसिक क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं डाल, क्योंकि देखो यहां पे अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, हम OQ को एक्सटेंड करते हैं OE तक, एक्सटेंड OQ टू OE, एक्सटेंड कर दिया हमने। तो इस एक्सटेंशन से अब आप कहेंगे सर दो नए एंगल बन गया, लेकिन जो ऑलरेडी एंगल था उसी में बनाया ना, बात समझ में आ रही है? तो इस कंस्ट्रक्शन से इस बेसिक क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने कोई नई चीज नहीं बना दी, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, देखो सिंस EOQ is a line and ray OP, अब जो कंडीशन अब आपको मिल गई, ये तो पहले कंडीशन मिल ही नहीं रही थी आपको एक्सियोम लगाने के लिए, तो रे OP stands on it, therefore by linear pair axiom क्या हो जाएगा, एंगल EOP प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, मेक इट 1। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, सिमिलरली एंगल EOS प्लस, क्योंकि जब सिमिलरली लिख दिया मतलब इसी कंडीशन से, अब यहां पे वो जो दो एंगल है वो तीन में डिवाइड हो रहा है, तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। EOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ या QOR, क्योंकि जो देखो यहां पे मेंशन्ड है ना, हमें वही एंगल्स को रखना, हालांकि QOR ROQ सेम है, ठीक है, लेकिन हम उसको लिखेंगे वैसे ही, सिंस स्ट्रेट एंगल, यहां पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है। अब आगे, नाउ फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, या फिर इक्वेट नहीं करेंगे अब, क्योंकि 360 डिग्री प्रूफ करना है, तो यहां क्या लिखेंगे, एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो क्या होगा देखो, एंगल EOP प्लस एंगल POQ, अब ये तीनों एंगल EOS प्लस एंगल SOR प्लस, अब देखो यहां पे ROS था, तो बाद में हम इसको चेंज कर देंगे, मतलब ROS कर देंगे, ठीक है, प्लस एंगल QOR, ये आ गया, और 180 डिग्री 180 डिग्री क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो हम डिसीजंस वो लेते हैं अकॉर्डिंग टू कि हमें प्रूफ क्या करना है। अब देखो EOP और EOS POS के बराबर होगा, यानी EOP और EOS मिलके क्या बन जाएगा, POS प्लस एंगल POQ प्लस एंगल ROS प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 360 डिग्री, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन बेस्ट एग्जांपल है उन क्वेश्चन के लिए कि यहां पे हमें जब एक्सियोम या कोई हम थ्योरम अप्लाई करते हैं तो वो कंडीशन डायरेक्टली नहीं दिखती है, तो उस कंडीशन को हम क्रिएट करते, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ताकि अप्लाई करके फिर हम अपने प्रूफ तक पहुंच सके। कोई डाउट इसमें?
Yes, Carb and Juaria. With doubt? ठीक है, अच्छा एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। चलो, तो एक्सरसाइज 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्या बोल रहे हैं, इसमें दो लाइंस है ए बी और सी डी। देखो ये स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। ओ ई रे है बीच में जो स्टैंड कर रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइंस जो कंप्लीट है वो ए बी और सी डी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल पूरा इसके इक्वल होगा, ये याद रखिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये और ये मींस ए ओ सी प्लस बी ओ ई क्या है, 70 डिग्री है, और बी ओ डी 40 डिग्री है, ठीक है। तो अगर फाइंड एंगल बीओई एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओ। अब देखो बीओडी 40 है तो एओसी भी 40 होगा, वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल बीओई क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री विदाउट। ठीक है, अब देखो गौर से क्या पूछ रहा है, सीओई का रिफ्लेक्स, यानी सीओई नहीं पूछ रहा है, रिफ्लेक्स एंगल सीओई, मतलब सीओई का रिफ्लेक्स ये पूरा, ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई क्या हो जाएगा, दैट विल बी 360 डिग्री माइनस सीओई, तो दैट विल बी 360 डिग्री माइनस, अब सीओई क्या होगा, अब गौर से देखो, ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल, इन दो एंगल्स का सम 70 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70, दैट इज 110। तो एंगल सीओई कितना हो जाएगा, 110, और 110 यहां रख देंगे, तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई कितना हो जाएगा, 250 डिग्री। गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो चलो फिर अब इसके आगे जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज कोई असाइनमेंट नहीं, बस जो कराया गया उसको रिवीजन कीजिएगा, और फिर कल और क्वेश्चंस करेंगे, फिर असाइनमेंट हम देंगे। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से, यू वांट टू डिस्कस? Yes, Juveria. Okay then. Goodbye. Take care. Assalamu alaikum.